जिन लोगों ने हजारों करोड़ का चूना इस देश को लगाया, साथियों उनको सरकार पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न दे रही है, उनकी व्यवस्था बनाकर दे रही है। अर्थ मंत्री ने ये काला धन जमा करने वाले लोगों को इतना ज्यादा विशेषाधिकार दिया, इतना ज्यादा आश्वासन उनको दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि ये आंकड़े साधारण लोगों को तो छोड़ो, हम जो त्याग है सीएजी जो है उसको भी नहीं देंगे। साथियों ये जो त्याग है सीएजी है, ये कोई मामूली संस्था नहीं है, ये भारत सरकार की संविधान से बनाई गई संस्था है। उस संस्था की संवैधानिक वैधता को चैलेंज करके अर्थ मंत्री ने उन लोगों को ये प्रिविलेज दिया कि आपके नाम हम वहां पर घोषित नहीं करेंगे। सारी जो ब्राह्मणों की पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसी ब्लैक मनी के माध्यम से चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने के लिए जो हजारों करोड़ खर्च किए जाते हैं वो यहीं से पैदा होते हैं। हमको समझना होगा बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का लक्ष्य साथियों इस देश के मूल्यवान को न्याय देना था, उसकी चर्चा करना या उसकी बात करना यह नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर सीधी सीधी भाषा में बोलते थे कि मेरा केवल समता पर विश्वास नहीं, मेरा उससे कई गुना ज्यादा समता प्रस्थापित करने पर विश्वास। समता की बात करना एक अलग बात है और समता प्रस्थापित करना एक अलग बात है। कुछ आर्य समाजी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए गए थे और उन आर्य समाजी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा था कि आप वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों करते हो। बाबा साहब ने कहा कि वर्ण व्यवस्था गैर बराबरी के आधार पर खड़ी है, इस गैर बराबरी की व्यवस्था को मैं नहीं मानता। आर्य समाजी लोगों ने कहा हम भी नहीं मानते, हम भी जन्म के आधार पर की वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। आज आप हाईली क्वालिफाइड हो, आज की इसमें आप इस क्षेत्र के आज की व्यवस्था के आप ब्राह्मण हो, और कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है मगर वो अज्ञानी है, नीच कार्य करता है, तो आज की व्यवस्था में शूद्र है, ये आज हम भी मानते हैं। आप हाईली क्वालिफाइड हो, आप पढ़े लिखे हो, आज की इस व्यवस्था के वर्ण व्यवस्था में आप ब्राह्मण हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर को लपेटे में लेने का, उनको आर्य समाज के समर्थन में खड़ा करने का काम ब्राह्मण लोग कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको जवाब दिया, भारत के बाहर भी बहुत सारे विद्वान हैं मगर वो विद्वान ब्राह्मण नहीं है, तो क्या वो विद्वान नहीं है? और ये भी कोई सवाल है कि विद्वान होने के लिए ब्राह्मण ही होना चाहिए? सारे दुनिया के विद्वानों का ठेका केवल ब्राह्मणों के नाम पर ही निकाला गया है क्या? साथियों ब्राह्मण हर तरीके से कोशिश करता है। बाबा साहब अम्बेडकर तो सीधी भाषा में कहते हैं अगर ब्राह्मण आपके अधिकारों की भाषा बोलने लगे, ब्राह्मण आपके हितों की भाषा बोलने लगे, ब्राह्मण आपकी अगर ज्यादा चिंता करने लगे तो समझ जाने का खतरा बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। अगर ब्राह्मण आपके अधिकारों की बात करता है, आपके हितों की बात करता है, तो समझ लेने का खतरा आपके ज्यादा नजदीक आ गया है। वो आपके अधिकारों की, आपके जो अधिकार है, आपके जो हक है, उसकी बात करके आपका इस्तेमाल कर लेगा, आपका समर्थन लेगा, सहानुभूति पैदा करेगा और उस सहानुभूति में साथियों समर्थन लेकर हमारा इस्तेमाल कर देगा। ब्राह्मण जानते, भली भांति जानते कि ये असमान लोग हैं, मगर उन असमान लोगों को समान रखकर वो समाज के सामने चर्चा करता है। कहाँ है आज जाति व्यवस्था, कहाँ है गरीबी? संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं। अब कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कानून की दृष्टि से सारे समान हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है हाँ है, कहाँ गरीबी? आपको भी वही किताब है, हमारे लोगों को भी वही किताब है। आपको किसने रोका आगे बढ़ने के लिए? जब ये सारी असमानता की जो गटार गंगा है, असमानता की जो गैर बराबरी की जो विचारधारा है, उसको छुपाकर ब्राह्मण समानता की जब बोली बोलता है तो बहुत सारे हमारे बुढ़े के लोग भी उसके झांसे में आ जाते। और जैसे ही वो ये मानते कि नहीं सारे लोग समान हैं, अब कोई असमान नहीं है, जब आप ये मानते हो कि सारे लोग समान हैं तो आपके सामने समस्या जो होती है वो खत्म हो गई। अगर समस्याएं नहीं तो उसके इलाज की जरूरत क्या है? जाति की समस्या है, अगर उसको मानने से ही इनकार कर दिया तो उसका इलाज कहां से होगा? गरीब बराबरी की समस्या है,
आपने मान लिया कि सारे समान हैं, तो आप मान लोगे कि अब इलाज की क्या जरूरत है, सारे समान हैं। इसलिए साथियों, वो असमान लोगों की समानता की भाषा बोलकर उस असमानता को बरकरार रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए उस षड्यंत्र को साथियों हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक इस बात को हम लोग जानेंगे नहीं, हमें उसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो साथियों समझ में नहीं आएगा। और साथियों, इस विषय में जो दूसरी बात थी कि काला धन वापस लाने की बजाय काले धन को सफेद करवा लेना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। साथियों, आप सभी को पता होगा 26 मई 2014 को अटल बिहारी के नाम पर या मोदी के नाम पर जो सरकार बनाई गई, उस सरकार में मोदी की प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ हुई। बीजेपी के नेता के तौर पर, एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली और अपनी सरकार के दूसरे ही दिन 27 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने एक एसआईटी की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की, एसआईटी की एक घोषणा की। और जो ये एसआईटी जो है ये काम करने वाली थी कि भारत में जितना भी काला धन है वो विदेश में जो गया हुआ है वो वापस लाएगी। 27 मई को सरकार बनने के दूसरे दिन साथियों ये घोषणा की गई थी, और आप और हम लोग सब जानते हैं कि उस घोषणा का क्या हुआ। सरकार के मंत्रियों को पूछा गया, सरकार की पार्टी जो है उस पार्टी के अध्यक्ष को पूछा गया कि भाई जो काला धन आप लोग लाने वाले थे, जो दुनिया में भेजा गया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने हंसते हंसते जवाब दिया, भाई साहब ये तो चुनावी जुमला था। हो गया, हम लोगों ने भी मान लिया। अब साथियों सवाल यह है कि जो बाहर है वो तो आया ही नहीं। सरकार ने पूरा समय दे दिया उनको कि उसको सफेद कैसे किया जाए, और यहां देश के अंदर जो काला धन छुपाया गया है उसको भी सफेद करने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई। वो व्यवस्था क्या है साथियों? इस काले धन को सफेद करने के मामले में केवल बीजेपी ही काम कर रही थी ऐसी बात नहीं। ये नीति देश की कांग्रेस की सबसे पुरानी पार्टी की चलती रही। अब तक इस तरीके से साथियों 8 से 9 बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी रखने वाले लोगों को यह ऑफर दी। 1951 से साथियों ये सारी बातें शुरू होती रही। अब तक ऐसी 8 या 9 बार की घोषणाएं कर दी गई कि आपके पास काला धन है, आप सरकार के पास जमा करो, हम लोग आपको इतने इतने का सर्टिफिकेट देंगे। मोदी सरकार ने 45% का टैक्स लगाकर 55% का वाइट घोषित कर दिया। यह बात ऐसी रही कि साल भर पाप करो, एक बार गंगा नहाओ, आपको अगले साल के लिए सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आप पवित्र हो गए। साथियों, ये जो काला धन जो है जिसको सरकार ने टैक्स लेकर सफेद करके घोषित कर दिया कि आज से 55% अमाउंट जो है ये आपका वाइट हो गया। जिन लोगों ने उसमें नाम डिक्लेयर कर दिए साथियों, आपका देश लगभग 130 करोड़ के लोगों का देश है, और इस देश में साथियों केवल 64,275 लोगों ने इस स्कीम के अंदर अपनी ब्लैक मनी डिक्लेयर की, और टोटल अमाउंट जो जमा हुआ स्टेट के पास में वो है लगभग 65,250 करोड़। इसका मतलब एवरेजली एक आदमी ने 1 करोड़ के करीब की राशि जमा की। अब साथियों, जब बार बार जिन लोगों ने ये ब्लैक मनी जमा किया उसके बारे में पूछा गया कि सरकार उनके नाम घोषित क्यों नहीं करती। अर्थमंत्री के द्वारा उनको यह सुविधा दी गई कि हम ये नाम किसी को नहीं बताएंगे। क्यों? ये सज्जन लोग हैं, राष्ट्रहित में ये सारा कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके नाम किसी को नहीं बताए जाएंगे। चलो, आप और हम लोग आंकड़े मांग रहे, नाम मांग रहे, हमको नहीं दिए जा सकते, समझ रहे हैं देश देने की जरूरत है, देने का अधिकार है, मगर नहीं दे रहे। आपको जानकारी के लिए बताऊं, अर्थमंत्री ने ये काला धन जमा करने वाले लोगों को इतना ज्यादा विशेषाधिकार दिया, इतना ज्यादा आश्वासन उनको दिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि ये आंकड़े साधारण लोगों को तो छोड़ो, हम जो कैग है, सीएजी जो है, उसको भी नहीं देंगे। साथियों, ये जो कैग है, सीएजी है, ये कोई मामूली संस्था नहीं है।
ये भारत सरकार की संविधान से बनाई गई संस्था है। उस संस्था की संवैधानिक वैधता को चैलेंज करके अर्थ मंत्री ने उन लोगों को यह प्रिविलेज दिया कि आपके नाम हम वहां पर घोषित नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि जिस साधारण भारतीय नागरिक की 21,000 रुपए से ज्यादा की मंथली इनकम है, एवरेजली जो 2.5 लाख से ज्यादा कमाता है वो टैक्स पे के अंदर आ जाता है। 2.5 लाख से ऊपर जो आदमी टैक्स पे करता है उसको साथियों, जो 2.5 लाख से ऊपर जो इनकम रखता है उसको टैक्स देना पड़ता है। आप लोगों को लगता होगा कि इतने बड़े देश की जिसकी आबादी इतनी ज्यादा है, इतनी बड़ी उसकी इकोनॉमी है, क्या इस देश में टैक्स पेयर लोगों की संख्या भी उतनी बड़ी होगी? लाखों करोड़ों के इस देश के खेल होते हैं तो उतनी बड़ी संख्या में आंकड़े होंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये हमारा भ्रम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े दिए हैं साथियों, जिन लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स पे किया है, ऐसे लोगों की संख्या साथियों भारत में केवल 18,359 है। 18,359, 18,359 ओनली। यह आंकड़ा आपके लिए बताऊं, दिल्ली में जो मॉल लगते हैं उस बड़े बड़े मॉल में एक दिन में उससे 4 गुना ज्यादा लोग मॉल में चले जाते हैं। केवल 18,359 लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का अपना इनकम टैक्स पे किया है। 100 करोड़ से 500 करोड़ तक अपना इनकम बताकर उसका टैक्स पे करने वाले लोगों की संख्या, जिन्होंने 100 करोड़ से आगे 500 करोड़ तक का टैक्स पे किया है, साथियों पूरे भारत में 2012-13 में, या आज का आंकड़ा अगर हम लोग पकड़ ले तो पूरे भारत में यह आंकड़ा, आपकी संख्या के लिए, जानकारी के लिए बताऊं, 130 करोड़ के इस देश में केवल 6 लोगों ने इस लेवल पर टैक्स पे किया है। 2012-13 में तो यह आंकड़ा केवल 3 था। जिस देश के 84 लोग, 84 लोग दुनिया की जो अमीरों की लिस्ट है फोर्ब्स, उसमें शामिल है। 84 लोग भारत के दुनिया के पूंजीपतियों की लिस्ट बनाने वाली फोर्ब्स जो है उसमें शामिल है। और टैक्स पे करने वाली लिस्ट में कितने लोग शामिल है? केवल 6। इसका मतलब क्या है? ये काला धन जमा करने का तरीका सरकार खुद ही उनको बना कर दे रही है। अब हमारे लोगों को यह पता ही नहीं होता कि ये काला धन जो है सरकार उनको कैसे जमा करके दे रही है। मल्ल्या का हजारों करोड़ का कर्जा माफ किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले साथियों एक सांसद ने लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्ट्री को सवाल पूछा कि भारत के पूंजीपतियों के पास में कितना कर्जा बाकी है जो बैंकों से लिया गया है मगर दिया नहीं गया। लोकसभा के आंकड़े साथियों, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जवाब दिया, केवल 100 जो बैंक से लोन लेने वाले जो लोग हैं इनके पास में लगभग 13,71,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा बैंकों का बकाया है। 13,71,000 करोड़, जो भारत सरकार की जो कुल इनकम है लगभग उसके बराबर का ये है, केवल 100 लोगों के पास में। अब इतना बड़ा कर्जा जो आपके कमाई से, हमारा जो टैक्स है उससे जमा होकर बैंकों के पास में गया है, ये केवल 100 लोगों के पास में। बैंकों का कुल एनपीए साथियों, सारी नेशनलाइज बैंकों का एनपीए लगभग 30 लाख करोड़ से ज्यादा का गया हुआ है। ये आपके हमारे पैसे जो हम लोग टैक्स से पे करके वहां दे रहे, बैंक का इन लोगों को लोन सैंक्शन कर रही है, 1 रुपया वो पे नहीं कर रहे, और उससे जो सारा पैसा उनके पास जमा हो रहा है, टैक्स का एग्जम्पशन दिया जा रहा है, हजारों तरीके के साथियों उन लोगों को सहूलियतें दी जा रही है, और ये सारा देकर उनके पास में ये धन जमा करवाने का काम सरकार कर रही है। अगर सरकार काले धन करने वाले लोगों को सहूलियतें दे रही है, इसका मतलब क्या है? सरकार को काले धन के स्कीम को व्हाइट करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई कि भाई 45% आप इधर दे दो, 55% का आपको हम लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं,
अगर सरकार ईमानदार है, राष्ट्र के समर्थन में है, संविधान के समर्थन में है, तो उसको डायरेक्टली उसको एसेट जो उनकी है, जिस एसेट का उन्होंने टैक्स पे नहीं किया, उस एसेट को सीज करने का बिल करना चाहिए। और पूरी की पूरी जो ब्लैक एसेट है, ब्लैक मनी है, वो नेशनल वेल्थ डिक्लेयर करके वो सरकार के पोजीशन में लेना चाहिए। सरकार उसकी व्यवस्था करने की बजाय उन लोगों को स्पेशल प्रिविलेज देने का काम कर रही है। जिन लोगों ने हजारों करोड़ का चूना इस देश को लगाया, साथियों, उनको सरकार पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न दे रही है, उनकी व्यवस्था बनाकर दे रही है। हजारों करोड़ का कर्जा बकाया है, लाखों करोड़ का बैंक का पैसा डुबाया है, ब्लैक मनी है। सरकार को चाहिए वो पोजीशन में ले, मगर वो नहीं ले रही। क्यों? क्या वो जानते नहीं कि ये ब्लैक मनी उनके पास में है? सरकार चाहे तो ये सारी जानकारी लेकर साथियों जमा कर सकती है, मगर क्यों नहीं कर रही? सवाल ये है। वो ब्लैक मनी लेने वाले लोगों को सारी सहूलतें क्यों दी जा रही है? आपके ऊपर पाबंदी है कि आप 2000 रुपए से ज्यादा का पैसा बैंक से नहीं निकाल सकते, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। वो ब्लैक मनी वालों को इतनी सारी सुविधाएं क्यों है? वो ब्लैक मनी पूरा का पूरा मार्केट में जो है वो सरकार के पास में क्यों जमा नहीं किया जा रहा? उसका एकमात्र कारण है साथियों, सारी जो ब्राह्मणों की पॉलिटिकल पार्टियां है, इसी ब्लैक मनी के माध्यम से चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने के लिए जो हजारों करोड़ खर्च किए जाते हैं, वो यही से पैदा होते हैं। चुनाव में जो हजारों करोड़ का खर्चा कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से किया जाता है, ब्राह्मणवादियों पार्टियों से जो किया जाता है, वो ये तो इन्हीं के तो पैसे से चुनाव लड़े जाते हैं। अगर उनके पैसे से ही ये चुनाव लड़ते हो, तो वो उस ब्लैक मनी को कैसे खत्म करेंगे? साथियों, पिछले 2015 में 14-15 में बिहार में चुनाव हुए। एनडीए ने वहां पर चुनाव लड़ा। एनडीए ने बिहार इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए 11 हेलीकॉप्टर हायर किए थे। उस 11 हेलीकॉप्टर में अकेले 7 बीजेपी के पास में थे। तो चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए, वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा सारा का सारा इन पूंजीपतियों से आएगा। अब पूंजीपतियों का पैसा अगर सरकार ने जमा कर लिया, तो अगले चुनाव में उनको पैसा कौन देगा? इसलिए साथियों, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इन बातों को जानती है, इसलिए उन्होंने योजना बनाकर उनके पैसे को सुरक्षित करने की व्यवस्था की। बजट पर ब्राह्मणों का नियंत्रण, फाइनेंस मिनिस्टर पर ब्राह्मणों का नियंत्रण, सेंट्रल गवर्नमेंट ब्राह्मणों के नियंत्रण में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पर, फाइनेंस मिनिस्टर पर ब्राह्मणों का कब्जा है, बजट पर नियंत्रण ब्राह्मणों का है, इसका मतलब जो काला पैसा सरकार के पास में, पूंजीपतियों के पास में जो जमा हुआ है, क्या वो पैसा बगैर ब्राह्मणों के मर्जी के जमा हुआ है? नहीं। ये जो पूंजीपतियों के पास में जो सारा का सारा पैसा जमा हुआ है, वो सारा पैसा ब्राह्मणों की जो व्यवस्था बनाई गई है उससे जमा हुआ है। इस काले पैसे में साथियों केवल पूंजीपति शामिल नहीं है, पूंजीपति है, उससे पहले राजनेता जो है वो है, और तीसरे नंबर पर ब्यूरोक्रेट्स है। ये तीनों ने मिलकर ये पैसा वहां पर जमा किया हुआ है, इन्हीं का ही ये सारा पैसा है। तो क्या वो जिन्होंने मिलकर ये पैसा जमा किया अपने ही विरोध में कोई काम करेंगे? नहीं। ऐसी परिस्थिति में साथियों, अगर ये जो काला धन जो है, उस काले धन को ये लोग जमा करने की बजाय उस काले धन को इनकरेज करने का, उस काले धन कमाने वाले लोगों को इनकरेज करने का काम कर रही है, इसका मतलब सरकार दो लोगों के साथ में गैर बराबरी का व्यवहार कर रही है। एक जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है उसके साथ में धोखा है, और दूसरा उससे भी बड़ा इस संविधान के साथ में धोखा है। जिस देश का कर्मचारी है जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है उसके साथ में धोखा है। वो ईमानदारी से टैक्स पर कर रहा है, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं है, उसके सैलरी से पहले काटा जाता है, और बाद में अगर कोई कम हो गया, ज्यादा हो गया तो उसको रिफंड किया जाता है। ऐसी स्कीम साथियों ईमानदारी से टैक्स पे करने वाले लोगों को नहीं है। दूसरा उसका बड़ा जो असर है, ये संविधान द्रोह है। संविधान ये मानता है
यहां पर जो टैक्स है वो किसी सरकार की जिम्मेवारी, सरकार की संपत्ति नहीं। जो यहां पर जो टैक्स जमा होगा वो राष्ट्र की संपत्ति है, और अगर वो राष्ट्र की संपत्ति है तो राष्ट्र हित में जमा होनी चाहिए। सरकार संविधान के विरोध में जाकर ये जो जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले, काला धन जमा करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, इसका मतलब सरकार संविधान द्रोह कर रही है। अब जो लोग साथियों संविधान द्रोह कर रहे हैं, उन लोगों का अगर बंदोबस्त